तो आरएलपी भी अपनी टाल ठोक रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने मजबूत देवदार वहाँ पर उतारना चाह रही है। लेकिन अगर बात करें अजमेर शहर के दो विधानसभाओं की, जिसमें अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण आता है, उत्तर से अजमेर की जो पूर्व मंत्री हैं वासुदेव देवनानी, जो 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं, वो अपनी दमखम यहाँ पर दिखा रहे हैं। वहीं अजमेर दक्षिण से भी विधायक जो हैं अनीता बघेल पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और 4 बार से विधायक हैं, वो भी अपना दमखम दिखा रही है। लेकिन परिवर्तन की मांग को लेकर के लगातार शेखावत यहाँ पर चुनाव दल की बैठक लेने पहुंचे थे। उस टाइम पे भी विधायक वासुदेव देवनानी और जो दावेदारी कर रहे हैं सुभाष काबरा, उनके जो वो भी आमने सामने हो गए थे, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को बीच बचाव करना पड़ा था और उन्होंने कुछ तीखी टिप्पणियां भी की थी और हिदायत भी दी थी नेताओं को। वहीं अगर बात करें नागौर की, तो नागौर के अंदर भाजपा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है। लेकिन भाजपा ने जो ज्योति मुर्गा की भाजपा के अंदर उन्होंने उनको शामिल किया है, तो कहीं ना कहीं अब नागौर को लेकर के भी भाजपा की रणनीति बदली है। क्योंकि पहले यूनुस खान जो थे, जेपी नड्डा अजमेर के अंदर हैं, संदेश क्या दिया जा रहा है और उस दौरान क्या नजर आ रहा है? विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, जेपी नड्डा अभी कोटा से रवाना हुए और कुछ देर के अंदर अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर के अंदर जो बैठकों की तैयारियां हैं, संभाग स्तरीय बैठक जो होनी है, उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले दौर के अंदर नागौर देहात और नागौर शहर और टोंक जिले की बैठक की जाएगी। वहीं दूसरे दौर के अंदर अजमेर शहर, अजमेर देहात और भीलवाड़ा जिले की बैठक की जाएगी। किशनगढ़ के अंदर जो मार्बल एसोसिएशन का जो सभागार है, वहाँ पर यह बैठक आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर जो तमाम नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर जेपी नड्डा भी यहाँ पे पहुँचेंगे। कोटा के अंदर वापस मैं आपका रुख करूंगा। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर जुड़ गए हैं। भंवर, बीजेपी के लिए हाड़ौती पहले गढ़ हुआ करता था और इस वक्त बीजेपी के लिए हाड़ौती एक भंवर ही बन गया है। उस भंवर से निकलने के लिए आज जेपी नड्डा ने क्या कुछ मंत्र दिया है और क्या कुछ अंदर की तस्वीर सामने आई? देखिए, जेपी नड्डा का कार्यक्रम था कि राजस्थान के जितने भी संभागीय मुख्यालय है, हर संभागीय मुख्यालय को टच करना है और हर उस संभागीय मुख्यालय पर जाकर के और लोकसभावार जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उनकी मीटिंग्स करनी है। कोटा में विजेंद्र, इससे पहले 4 दफ़ा जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम बना, करीब करीब शेड्यूल हो गया, कार्यक्रम की डिटेल जारी होगी, लेकिन जेपी नड्डा नहीं आ पाए। अजमेर भी उसी सूची में है। आखिरकार अब जाकर के, जबकि आचार संहिता लग चुकी है और पूरी तरह से चुनावी मोड में अब राजस्थान आ चुका है, जेपी नड्डा के हाड़ौती दौरे का कार्यक्रम बना है, तो ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्थान में जो पहली सूची प्रत्याशियों की बीजेपी ने जारी की है विजेंद्र, उसमें हाड़ौती संभाग की किसी भी सीट से एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर अभी नहीं किया गया है। और ये संभाग इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये गृह अंचल है और साथ में कोटा सांसद ओम बिरला लोकसभा की स्पीकर भी हैं, जो अपने आप में बीजेपी में एक बड़े नेता का वजूद रखते हैं, जिनके पीछे, जिनके साथ बीजेपी का एक बड़ा खेमा माना जाता है। तो इन्हीं परिस्थितियों में जेपी नड्डा कोटा आए हैं, लेकिन उनका जो पूरा का पूरा आज का कार्यक्रम रहा है, 2 अलग अलग चरणों में उन्होंने दोनों लोकसभा क्षेत्रों को लेकर जो बैठकें ली है, उसमें मोटे तौर पर उन्होंने बूथ प्रबंधन पर ही जोर दिया है, कार्यकर्ता का मॉरल बूस्ट करने का प्रयास किया है। जो अलग अलग मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं बीजेपी के, उनको उन्होंने टास्क देने का प्रयास किया है। महिला मोर्चे से उन्होंने कहा है कि आपको महिला समूहों के बीच जाकर के बात करनी चाहिए। उन्होंने जो व्यापारिक प्रकोष्ठ हैं उससे कहा कि आपको व्यापारियों के बीच जाकर के बात करनी चाहिए। युवा मोर्चा से कहा कि जो स्पोर्ट्स और दूसरी जो गतिविधियां होती है उसके मार्फत आप लोगों से जुड़िए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्र 80 साल से पार हो चुकी है, खासकर उनके पास जाकर के बात कीजिए, उनको टच कीजिए। और इसके अलावा खासकर दलित बस्तियां जो है वहाँ के दौरे कीजिए, वहाँ जो मंदिर हैं दलित बस्तियों में वहाँ जाकर के बैठकें लीजिए, मंदिरों में वहां जाकर के और पूजा पाठ हो किस तरह से हो सकते हैं, वहां दर्शन के क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, उस पर उनको जोर देना चाहिए। और मोटे तौर पर ये सवाल उन्होंने पूछने का प्रयास किया जेपी नड्डा ने कि यहां पर संभाग की 17 सीटें हैं, किस तरह की आपकी तैयारियां हैं, जिसके बूते आपको लगता है कि यहां बीजेपी फतेह हासिल करेगी। क्योंकि विजेंद्र, साल 2013 के विधानसभा चुनाव में हाड़ौती अंचल की 17 में से 16 सीटें बीजेपी के पास थी। अब भी जबकि राजस्थान में राज कांग्रेस का है, 17 में से 10 सीटें यहां बीजेपी के पास है। तो ये जो जमीन है हाड़ौती अंचल की, ये जमीन ऐसा माना जाता है कि जनसंघ के जमाने से बीजेपी के लिए बहुत उर्वरक भूमि रही है। तो यहां बीजेपी को किस तरह से और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा जेपी नड्डा का दौरा जो है वो बुना गया। और उन्होंने पहले चरण में
करीब करीब 125 ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ता, जिनमें विधायक थे, पूर्व विधायक थे, महापौर थे, पूर्व महापौर थे, विधानसभा के संयोजक थे, विस्तारक थे, विधानसभा के प्रभारी थे, उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की। पहले चरण में कोटा और बूंदी जिले की 9 सीटों को उन्होंने चुना और दूसरे चरण में 12 और झालावाड़ की 8 सीटों को उन्होंने चुना। हालांकि इतना मैं जरूर एक बने रही, हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, दोनों ही जगह मंथन चल रहा है और मैं दोनों पे ही आपसे टिप्पणी चाहूंगा। पहला कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट अभी आई नहीं, लगभग 1 बजे के आसपास ये तस्वीर साफ हो गई कि भाई जो मोहर है 106 पे वो लग गई है, सबके ऊपर कंफर्मेशन हो गई है। पहले फेज में हो सकता है 50 सीटों की घोषणा कर दी जाए। तो इंतजार किस बात का हो रहा है? क्या शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? देखिए विजेंद्र, इंतजार इस बात का हो रहा है कि कोई विवाद पैदा नहीं हो। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह 41 सीटों के बाद गतिरोध और विरोध पनपा था, ये हालात कांग्रेस पार्टी में नहीं पनपे। तो कोशिश यही होगी कि अनडिस्प्यूटेड जो नाम है उनको पहली सूची में वरीयता देके उनको जारी कर दिया जाए। तो ऐसे तकरीबन 60 से 70 नाम हमारे सामने आते हैं। एक और गतिरोध है, कई नेता अपने परिवार से टिकट चाह रहे हैं, जो मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन आलाकमान चाहता है कि परिवारवाद को लेकर इस तरह का प्रयोग नहीं किया जाए। अगर वो कैंडिडेट जो खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में है और अगर वो चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं, विनेबिलिटी है, तो टिकट उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह की बात भी सामने, अगर वो ऐसा नहीं है तो उनके परिवार से फिर टिकट देना चाहिए। कुछ नाम सर बताइए, जैसे अमीन खान है, परसराम मोरदिया है, हेमाराम दीपेंद्र शेखावत है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जी, और भरत सिंह की भी हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे कई नाम जो हमारे सामने हैं, जिनको लेकर ये वाकई में बड़ा एक पेच कांग्रेस शांति धारीवाल हो सकते हैं ना? शांति धारीवाल है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में शांति धारीवाल को ही विनेबल माना गया है। ठीक है। और उनके पुत्र को लेकर, विनेबिलिटी को लेकर वहाँ पर 50-50 की गुंजाइश है। तो ऐसे में शांति धारीवाल को वहाँ विनेबल माना गया है। और जो अभी बात शुभम कर रहे थे, अजमेर जो पूरा डिवीज़न है, अजमेर के अंदर नागौर आता है, अजमेर में अजमेर का पूरा इलाका आता है, इसके साथ ही टोंक का बेल्ट आता है। तो सचिन पायलट का भी निर्वाचन क्षेत्र है और सचिन पायलट खुद टोंक से विधायक है। और वहाँ पर जो हालात है उसमें बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा था। 2 सीटें कांग्रेस जीती, जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और यहाँ पर अब 2 नए जिले भी सामने आ चुके हैं, केकड़ी और ब्यावर सामने आ चुके हैं। क्या कांग्रेस का पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? और अजमेर लोकसभा की बात करें तो दूदू उस लोकसभा क्षेत्र का पार्ट होता है, वो भी जिला बन चुका है। केकड़ी से रघु शर्मा फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या धर्मेंद्र राठौड़ को राजनीतिक माइलेज मिलेगा? क्या उनको अपने जीवन का पहला टिकट मिलेगा, जिसकी लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत अजमेर में की है? तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न होगा कि क्या 25 सितंबर की घटना का दोषी मानते उनको टिकट नहीं दिया जाए? मुख्यमंत्री गहलोत के पूरे 5 साल वो सिपहसालार रहे, तो क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा? एक बड़ा खेमा उन्होंने अपने समर्थकों का बना लिया, लेकिन वहाँ उतना ही बड़ा खेमा उनके विरोधियों का भी बन चुका है। तो ये सवाल उठता है। अच्छा, सवाल तो ये भी उठता है कि जो निर्दलीय थे, जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया, क्या पहली लिस्ट में उनको कांग्रेस के सिंबल के साथ चुनाव लड़ा दिया जाएगा? हालांकि मैक्सिमम की पृष्ठभूमि कांग्रेस ही रही है, चाहे वो संयम लोढ़ा हो, रामकेश मीणा हो, इधर से आपकी बाबूलाल नागर हो, महादेव खंडेला हो। आपको लग रहा है कि जिन्होंने सपोर्ट किया वो एक बार फिर से मूल कांग्रेस के अंदर से टिकट? अच्छा विजेंद्र, मैं इसमें बात करूँ, आपको नागौर की बात कर ले, हम नागौर प्रॉपर की बात कर लें। लंबे सालों से कांग्रेस पार्टी वहाँ हार रही है। माइनॉरिटी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, लेकिन माइनॉरिटी का कैंडिडेट वहाँ चुनाव हार जाता है। जाट बड़ी तादाद में वहाँ कांग्रेस का मूल वोटर रहा है। नागौर में कांग्रेस की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पिछले चुनाव में, लेकिन नागौर तब भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। मकराना और नागौर दोनों कांग्रेस पार्टी हार गई। खींवसर का बाई इलेक्शन भी कांग्रेस हारी और मुख्य चुनाव भी हारी। तो क्या नागौर में कोई चेंज हो सकता है, या फिर मकराना में माइनॉरिटी दिया जाए और बाकी जगह पे जाट कार्ड खिला जाए? इस तरह की चर्चाएं नागौर के अंदर है। हम बात कर लें अजमेर की, तो अजमेर में ब्यावर है, कई सालों से कांग्रेस पार्टी वहाँ से हार रही है। जिला बनाने के पीछे भी यही मकसद था कि कांग्रेस का मैसेज जाए। अजमेर शहर की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी लगातार 4 चुनाव से हार रही है, चाहे अनीता बघेल हो चाहे वासुदेव देवनानी। अब वहाँ पर दोनों ही जगह पे बीजेपी के मौजूदा विधायकों का विरोध है, लेकिन क्या कांग्रेस गेन कर पाएगी? नसीराबाद सीट जो एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार हार जाती है, वहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी जहाँ कांटे का मुकाबला होता है? चाहे कांग्रेस पार्टी गुजर लड़ाती है, बीजेपी जाट कैंडिडेट को उतारती है।
मसूदा और केकड़ी, ये 2 सीटें कांग्रेस के पास है। मसूदा से राकेश पारीक है और केकड़ी से रघु शर्मा है। तो ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट भी यहाँ से सांसद रहे थे, बड़ी समाज में उनका बड़ा दखल है इस इलाके पर। तो क्या रिवाइव कांग्रेस पार्टी हो पाएगी अजमेर के अंदर, जहाँ बीते चुनाव में भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस मेरवाड़ा की इन सीटों पर नहीं रहा था। और ठीक उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएं तो टोंक की तरफ जाएंगे, तब टोंक के हालात में भी पहले जैसी स्थितियां नहीं है, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर टिकट बदलने की सोच रही है। तो जब, और सबसे बड़ी बात है, लेकिन योगी जी सोचने में और होने में अंतर है। भाई राहुल गांधी ने आज यही तो कहा कि ये लिस्ट जो लेकर आए तो सब पुराने हैं, नया क्या है इसमें, नयापन क्या है? अविजेंद्र, यही बात मैं दोहराना चाह रहा था आपको कि सीईसी क्या होती है। सीईसी वो सबसे बड़ी संस्था होती है कि आप जो लिस्ट तैयार करके लाए हैं उसमें बदलाव कर सकते, उसमें बदलाव करने का जो सबसे बड़ा पावर सेंटर होता है वो सीईसी के मुखिया होते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी। अगर आपने ये कह दिया कि ये नाम यहाँ से जीत रहा है, लेकिन अगर सोनिया गांधी चाहे तो कह दे कि नहीं, हमारे पास ये नाम आया है और ये कांग्रेस विचारधारा का है, कांग्रेस परिवार का है, कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल रहा है, तो क्यों नहीं इसको लड़ा दिया जाए चुनाव। तो उस हालात के अंदर विजेंद्र पूरी पिक्चर बदल जाती है। तो वहाँ पर जो नाम सोच के प्रदेश का नेतृत्व जाता है या स्क्रीनिंग जो तय करती है, उसके बावजूद वो हायर अथॉरिटी उस नाम को बदल सकती है, जिसे हम कह सकते हैं कि वाकई में कांग्रेस में जो आलाकमान परंपरा या गांधी परिवार का जो कहा जा सकता होल्ड है वो वहाँ पर नज़र आता है। जो आपने आज बात की राहुल गांधी को लेकर, तो राहुल गांधी की सोच है कि जो उन्होंने कहा है कई जगह पर कि हम आधी आबादी को मौका देंगे, हम युवाओं को देंगे, हम महिलाओं को देंगे, तो किस तरह से देंगे। तो वो एक बड़ा सवाल ये होता है कि 50 से कम उम्र जो आयु के जो कितने लोगों को टिकट मिले। जो उदयपुर मेमोरेंडम का क्या हुआ, योगी जी खबर चली थी कि भाई जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर पूरी यात्रा को कवर किया है, उनको तवज्जो दी जाए। अब वहां से संकेत ऐसा मिल रहा था कि 5-6 लोग ऐसे हो सकते हैं जो राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए, उनको टिकट मिला हो। लेकिन आज जब अदिति से हम बात कर रहे थे तो उसकी भी कोई ज्यादा तस्वीर तो बदलती नजर आई नहीं। देखिए, विनेबल होना बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं आप भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय राहुल गांधी के साथ चले हो, लेकिन आपके क्षेत्र में आपकी पकड़ ही नहीं है, आप चुनाव जीतने की योग्यता नहीं रखते। सवाल ये इसमें बड़ा ये होता है कि किसी भी क्षेत्र की एक अपनी मॉडस ऑपरेंडी होती है, उसका वहाँ का भौगोलिक राजनीतिक समीकरण होता है, वहाँ का इतिहास होता है। अगर उसको नज़रअंदाज करके जब भी टिकट दिए जाते हैं तो वहाँ पर पार्टियां चुनाव हार जाती हैं। वहाँ की जो मूल जातियाँ, जिन जातियों का पुराना अतीत किसी एक दल के साथ जुड़ा हुआ रहा है, अगर उस के अंदर कोई प्रयोग आप कर देते हैं, प्रयोग कभी कभी सफल हो जाते हैं लेकिन हर बार सफल नहीं होते। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, एक और अंदर की खबर जो आई वो ये आई कि भाई आप कह रहे हैं विनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मालवीय नगर से नाम जो आ रहा है वो अर्चना शर्मा जी का आ रहा है। अब उसमें 2 चीजें, मेरी 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, तो क्या इस बार के सर्वे में उनकी विनेबिलिटी आई है? अंदर खाने तो खबर ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ चुनाव जीत सकती है, इनको टिकट दीजिए। देखिए, दूसरा ये भी है कि बोर्ड में है, ये भी कहा गया कि भाई जिनको बोर्ड में लिया गया उनको टिकट में नहीं लिया जाएगा, लेकिन वहां भी वो नहीं है। देखिए, बोर्ड में तो वहाँ सारे ही हैं, बोर्ड चेयरमैन राजीव अरोड़ा भी हैं, बोर्ड चेयरमैन महेश शर्मा भी है, बोर्ड चेयरमैन खुद अर्चना शर्मा भी है। अब सवाल ये उठता है कि कैंडिडेट कहाँ से लाएं? कैंडिडेट तो इन्हीं में से होगा। अब अर्चना शर्मा के पास प्लस पॉइंट ये था कि वो बीता चुनाव बहुत कम अंतर से हारी, वो भी उस सीट पर हारी जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। मालवीय नगर जब से परिसीमन के बाद बना है तब से बीजेपी का मुख्य गढ़ है, चाहे जयपुर में सांगानेर की सीट हो, चाहे जयपुर में विद्याधर नगर की सीट हो, ये गढ़ कहे जाते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास अपवाद है जो वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं अपने दमखम से, सिविल लाइन से। बाकी सीटों पर इतना आसान नहीं है यहाँ चुनाव जीतना। तो यही कारण है कि ये मालवीय नगर में एक सोच। और दूसरी बात आधी आबादी की भी आती है कि महिलाओं को किन किन सीटों पर टिकट देना चाहिए। अभी तक ये बात आ रही थी कि एक जिले के अंदर एक महिला को चुनाव लड़ाने की बात थी। अब वो वाकई में वो प्रयोग सफल हो पाता है या वो मॉडल सफल हो पाता है या नहीं होता, ये अलग बात है। आपको ध्यान है कि उत्तर प्रदेश कितने काउंट कर रहे हैं इस हिसाब से जरा ये भी बताइए। जिले वही है विजेंद्र, जिले वही है अभी तक 33। हाँ, जिले वही है, जो पुराना फॉर्मूला है उसी के अनुसार काउंट हो रहे हैं। अभी भी कांग्रेस के फॉर्मूले के हिसाब से अजमेर में ही केकड़ी ब्यावर को माना जा रहा है। ब्यावर जैसी सीट है। अभी हम बात कर रहे थे, कोटा की बात कर रहे थे जब हमारा अपनी बात पूरी विस्तार से रख रहे थे, और वाकई में जब आप हाड़ौती में जाते हैं तो आपको जलजला नज़र आता है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ के कहा जा सकता है वहाँ के ज़मीन पर। तो ऐसे में जब वहाँ पर शांति धारीवाल, प्रमोद जैन, भाया जैसे दिग्गज
अगर कांग्रेस की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बदलाव की कोई भी बात होती है तो इन तमाम लीडर्स के साथ पूछ के की जानी चाहिए। भरत सिंह ने कहा कि एक अच्छी तस्वीर दिख रही है योगेश जी, आप भी देख पा रहे होंगे, मैं बार बार उसको देख रहा हूँ। शुभम मेरे साथ हैं। शुभम, आपको पीछे आधी आबादी का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है और जेपी नड्डा साहब आने हैं और पहली सीट में 41 में से 4 महिला कैंडिडेट हैं। तो जरा अगर मुमकिन है और वो बात करने की स्थिति में हो तो उनसे बातचीत कीजिए कि भाई स्वागत सत्कार और महिलाओं तक योजना पहुंचाने तक ही रहेंगे या विधानसभा में आके योजना बनाने का काम भी करेंगे? जी बिल्कुल विजेंद्र, सही कहा आपने कि मेरे पीछे का नारी शक्ति जो है वो खड़ी है, भाजपा महिला मोर्चे की जो पदाधिकारी हैं वो खड़ी हैं और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि क्योंकि जो भाजपा ने लोकसभा के अंदर एक बिल पास किया महिला आरक्षण को लेकर के, आप भी यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में है और 4 टिकटें भाजपा दे चुकी है 41 में से, तो किस तरीके से देखते हैं कि आगे टिकटों का? देखिए 33% जो आरक्षण हुआ है उसके लिए महिलाएं काफ़ी हैं और वास्तव में राजनीति में महिलाएं आज बराबर से, जो मोदी जी ने हमें कहा है और हमें अधिकार दिया है कि आप लोग बराबर से कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में उतना ही अधिकार आपको है जितना पुरुषों को भी है। तो और हम सब भाजपा की जो महिला मोर्चा कार्यकर्ता हमारे नड्डा जी जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितनी टिकटें लगता है अजमेर संभाग के अंदर मिल जाएंगी? देखिए ये तो संगठन के ऊपर है किसको दें, क्योंकि अभी 33% का पूरा लाभ तो नहीं मिलने वाला है। मिलते मिलते जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मिलेगा, जिनका अधिकार और नसीब की बात है, जिसके नसीब में उसे टिकट जरूर मिलेगा। तो वही बात की गई है कि जो 33% की बात हुई है वो महिला शक्तियों को देने की बात है, उसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय महिला मोर्चा के यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंची हैं, जो जेपी नड्डा यहाँ पे आएंगे उस बैठक के अंदर भी शामिल होंगे, उनका स्वागत करने के लिए भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम पदाधिकारियों से जब बात की गई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे 41 सीटों के अंदर 4 से 5 महिलाओं को टिकट दिया जा चुका है, तो आने वाली जो टिकटें हैं और भी टिकटें जो वितरित की जाएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जी विजेंद्र। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से हमारी सहयोगी दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, हम तो सोच रहे थे कि भाई 5 बजे का प्रोग्राम करेंगे कांग्रेस की लिस्ट को लेकर, क्योंकि जब सिग्नेचर हो गए और सब फाइनल हो गया तो लगा कि लिस्ट आ जाएगी। तो क्या कांग्रेस इस तरीके से करती है कि भाई शाम को देर रात लिस्ट आएगी और पत्रकारों से देर रात को मंथन कराएगी, वही होगा? देखिए लिस्ट में तो 106 लिस्ट में मोहर लगी है सीईसी की। अब सिग्नेचर हुए हैं केसी वेणुगोपाल के या नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो जाए, अगर सिग्नेचर होंगे तो वो रिलीज़ भी होगी। ऐसे में 2 बातें हैं। पहला, जब ये लिस्ट सीईसी में आई, दरअसल आपको याद होगा सैटरडे को, पिछले शनिवार को एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 106 नामों पर चर्चा हुई, सिंगल पैनल तैयार कर लिए गए। आज उन्हीं 6 नामों को, 106 नामों को लेकर आए। राहुल गांधी ने उसे देखा, काफ़ी ब्रीफिंग थी हर एक नाम को लेकर कि ये प्रत्याशी का क्या यूएसपी है, क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो वही पुराने नाम हैं। तब स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से कहा गया कि ये वही पुराने नाम इसलिए हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो वो नेता हैं जो चुनाव जीत रहे हैं, सर्वे में जो टॉप हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो एंटी इनकम्बेंसी वाले हैं, लेकिन उनका विकल्प नहीं है, और जिनका विकल्प है हम उन्हें काटेंगे। इसमें एक ये भी बात निकल कर आई कि 71 विधायक सिटिंग एमएलएस को टिकट दे दी गई। 103 में से 71 को दे दी गई है और लगभग 10 से 15% ही काट पाएंगे, क्योंकि बाकी के बचे हुए जो पूरे हैं वो तो नहीं काटते नज़र आ रहे 30, तो 15 या 20 ही काट पाएंगे। सवाल ये उठता है कि स्ट्रैटेजी शुरू किस लिहाज से हुई थी। माना तो ये भी जा रहा है कि खुद सोनिया गांधी ने इस बात का जिक्र किया, सोनिया गांधी ने भी ये कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि हम एंटी इनकम्बेंसी वाली जगह प्रत्याशियों को रिपीट क्यों कर रहे हैं। ये सवाल और भी तरीके से आया, लेकिन अंततः 106 नामों को फाइनल भी कर दिया गया। लेकिन ये बात भी आई है कि अंदर कुछ मंत्रियों को लेकर, कुछ विधायकों को लेकर सवाल जवाब हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम था शाम को वापस लौटने का, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ पेंडिंग डिस्कशंस के चलते वो रुक गए हैं। अब वो कल सुबह वापस जयपुर पहुंचेंगे। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की भी एक लिस्ट है, 16-17 नामों की, वो आनी थी। छत्तीसगढ़ में स्ट्रैटेजी, पार्टी की स्ट्रैटेजी है, लगभग सेम ही होती है। भारतीय जनता पार्टी में सांसदों को लड़ाया गया, मध्य प्रदेश में भी, तो छत्तीसगढ़ में भी, तो राजस्थान में भी। केंद्रीय मंत्री भले ही राजस्थान में अभी तक नहीं लड़ाए, आगे क्या होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 90 सीट वाली विधानसभा में से 8 सीटें तो कट चुकी हैं सिटिंग एमएलए की। माना जा रहा है 8 से 10 और कटेंगी, यानी वहाँ का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है बजाय कि राजस्थान।
तो शायद अब एक बार फिर दिल्ली ये प्रयास कर रहा है, क्योंकि सुनील कोलू के सर्वे के लिहाज से एंटी इनकम्बेंसी वाले नेताओं को अगर आप चुनाव लड़ाएंगे तो आपको चुनाव जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। शायद इसी पे मंथन था, लेकिन फिलहाल ये जो 106 नाम थे वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल नाम थे। असली कंट्रोवर्शियल नाम जो कल रात की सीईसी, जिसमें आप चुनाव कभी भी नहीं जीत पाए, 2 से 3 बार हार गए, उनको दिया गया है। और सूची में आज सांगानेर है, पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक वैसे ही अर्चना शर्मा का नाम है कि मालवीय नगर से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। विद्याधर नगर पे अभी चर्चा नहीं हुई। तो असली कंट्रोवर्शियल नाम तो आने बाकी हैं, लेकिन शायद दिल्ली का भी यही कंसर्न है कि अगर हम सारे के सारे वही विधायक रिपीट करेंगे ज़्यादातर और उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो चिंता की बात यह है कि क्या संगठन में लोग बनाए नहीं गए, क्या संगठन खड़ा नहीं किया गया। अब उसकी बहुत वजह हो सकती हैं। संगठन के नेताओं से पूछें तो वो वजह कुछ और बताएंगे। अच्छा सरकार के नेताओं से एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि भाई सिग्नेचर हुए नहीं और सिग्नेचर होंगे तो लिस्ट जारी हो जाएगी, आपने फिर ये भी बताया कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर अभी भी अंतर्द्वंद है, तो मैं मानकर चलूं कि आज लिस्ट नहीं आ रही है, कल आ सकती है, परसों आ सकती है, अभी 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, आप 2 चीज़ों को अलग कर दीजिए। एक तो 106 लिस्ट में लगभग सब फाइनल है, उसको अप्रूव कर दिया गया है, या आधिकारिक ऑफ रिकॉर्ड ही, लेकिन आधिकारिक व्यक्ति से सूचना आई है। तो उसकी सूची कब करेंगे, आज करते हैं, कल करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कई बार आपको रेपरकशंस देखने पड़ते हैं कि अगर आपने 70, जैसे हम कह रहे हैं कि 71 विधायकों के नाम शामिल कर लिए, तो अगर आपने उन सभी के नाम घोषित कर दिए तो बचे हुए विधायक इस बात का सवाल करेंगे कि हमारा क्यों, हमारे यहाँ विकल्प है इसलिए हमारा काट रहे हैं। वो भी तो एंटी इनकम्बेंसी में है, पर उसके यहाँ विकल्प नहीं है इसलिए आप उसका नहीं काटेंगे। तो अभी तो खींचतान असली बाकी है, और शायद दोनों ही पार्टियां अपने पार्टी में कट रही टिकट के बाद की बगावत से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, तो टिकट नहीं अदिति, हो सकता है गुट के हिसाब से भी बगावत शुरू हो योगेश जी, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस एक ही दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा होता है। जब टिकट बाहर आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पर कैंडिडेट आपस में लड़ते नजर आएंगे, गुट भी तो लड़ते हुए नजर आ सकते हैं कांग्रेस में। देखिए विजेंद्र, टिकट एक को ही मिलता है और बाकी और जो दावेदार होते हैं वो विरोध करते हैं, विद्रोह की स्थितियां पनपती है, और ये कहा जा सकता है जब नामांकन के दिन तक यही हालात होते हैं और फिर कार सेवा का काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी में जो 41 की सूची के बाद जो बड़ा विरोध सामने आया कई जगहों पर, तो कांग्रेस अब फूंक फूंक के कदम रख रही है। लेकिन कांग्रेस में क्योंकि ज़्यादा दावेदार हैं कई सीटों पर, तो विरोध होना लाजमी है। और कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले कुछ समय से चुनाव हार रहे हैं, वहां पर नए दावेदार ज़्यादा पनप गए हैं और ज़्यादा बड़ी संख्या में उन्होंने दावेदारी दिखाई है। कई जगह पर तो इस तरह के हालात भी पैदा हुए हैं कि हम में से चाहे किसी को भी टिकट दे दो जी, लेकिन उसे मत दो जिसे पिछली बार टिकट दिया था। तो ये स्थिति अभी है। अभी अदिति ने जो बात कही, जैसा हम सुबह से भी कह रहे थे कि जंबो लिस्ट है, जंबो लिस्ट पर मोहर लगेगी और ये तय होगी, तो कमोबेश वो स्थिति तो आ चुकी है कि उस तरह की लिस्ट आएगी। लेकिन हो सकता है कि कुछ सीटों पर अंदरूनी तौर पर कुछ बड़े नेताओं के बीच में मतभेद हों, कुछ सीटों पर किसी के नाम काटे जा रहे हों, किसी से जुड़े हुए हों और वो संघर्ष कर रहे हों अपने नेता को या अपने समर्थक विधायक को बचाने में, तो ये स्थितियाँ भी पनपती है। कुछ जगह पर आपको बताऊं मैं, शिफ्टिंग की बात भी चल रही है कि क्या शिफ्टिंग कर दी जाए। शिफ्टिंग का फॉर्मूला भी एक होता है कि हाँ, अगर इस सीट से वो हार रहे हैं दूसरी सीट से क्या पता जीत जाए, या अन्य चेहरे को वहाँ से लाके लड़ा दिया जाए, किसी और को शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये भी एक बड़े नेताओं के बीच में बात चलती है। लेकिन ये ज़रूर है, जैसा मेरे को जानकारी मिली है कि सीकर पूरी तरह लगभग तय हो चुका है जिला, वहाँ एक आध सीट हो सकती है जो पेंडिंग छोड़ी जाए। झुंझुनू लगभग तय हो चुका है, दौसा लगभग तय हो चुका है, जोधपुर लगभग तय हो चुका है, बाड़मेर जैसलमेर लगभग तय हो चुके हैं, पाली जालौर सिरोही ये लगभग तय हो चुके हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर ये लगभग तय हो चुके हैं, प्रतापगढ़ पूरी तरह तय हो चुका है। इसके साथ ही हम बूंदी की बात करें, बूंदी पूरा तय हो चुका है, और सवाई माधोपुर में कुछ सीटों पर दिक्कत है और जहाँ पर वो पेंडिंग छोड़ी गई हैं, ठीक, जहाँ पर टेक्निकल रूप से कुछ ऐसी सीटें भी छोड़ी गई हैं जहाँ बीजेपी का चेहरा आने के बाद वहाँ कांग्रेस पार्टी अपना टिकट रिलीज करेगी। ठीक है योगी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बबर आपका भी शुक्रिया, शुभम और अदिति आपका भी शुक्रिया। योगी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि भाई टिकट बंटवारे के बाद कार सेवा शुरू होती है।
दरअसल ये कार सेवा किसी चीज को बनाने की नहीं, बल्कि जो बनने वाला है उसको गिराने के लिए शुरू होती है। कार सेवा के दो अलग अलग मतलब होते हैं। नमस्कार।